अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बात आपको बताऊं कि फ़लस्तीन से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी खूनरेज़ी की खबरें हैं, कत्ल व गारत की खबरें हैं, ज़ख्मियों की खबरें हैं और सबसे बढ़कर ये कि इज़राइल ने पूरी गाज़ा की पट्टी जो है उसके ऊपर उसने हर किस्म के ट्रेड बंद करवा दिया। पहले पानी बंद कर दिया, वो तो पिछले 24 घंटे से बंद है। सब्ज़ियाँ, गोश्त, चीज़ें जो भी उनकी यानी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट्स थी जो उधर से जाती थी, ग्रीनरी वगैरह सब कुछ, उन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी है। और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वहाँ पे बड़ा सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो डेवलप हो चुका है। 3,75,000 के करीब जो है लोग वहाँ पे बेघर हो चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उनको आसमान से कोई आफत आई, उनको पूरी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई। एक एक घर, कोई घर ऐसा नहीं, कोई ख़ानदान ऐसा नहीं जहाँ पे अब शहादत नहीं है। और फ़लस्तीन का हर घर में अब शहादत हो चुकी है मोरलेस। और ठीक है, ये तो हो सकता है कि हमास की और इज़राइल की लड़ाई हो रही है, लेकिन अब जो टारगेट हो रहे हैं वो बेगुनाह औरतें हैं, बच्चे हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 348 बच्चे फ़लस्तीन में अभी तक शहीद हो चुके हैं। हस्पतालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा और यानी जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। पहले तो होता था कभी कि एक बिल्डिंग पे अटैक कर दिया या 2 घरों के ऊपर अटैक कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे मोहल्ले को उड़ा रहे हैं और फ़िज़ाई हमले भी हो रहे हैं, रॉकेट से भी हो रहे हैं, ड्रोन से भी हो रहे हैं। उसके बाद अब वो शिप्स भी वो ले आए हैं और जो साहिली इलाके हैं उनके ऊपर भी वहाँ पे बमबारी हो रही है, हेलीकॉप्टर से भी हो रही है और आर्मर्ड कोर यानी टैंक्स उनके हर जगह पे आपको नज़र आएंगे। और क्या करेंगे निहत्ते बेचारे सिविलियंस, अल्लाह रहम करे। मुझे इसके बारे में पता नहीं। मुझे आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे मेरी ज्वाइन किया है एक फ़लस्तीनी रिपोर्टर ने, एक जर्नलिस्ट ने वहाँ से, ताकि मैं उनसे पूछूं कि वहाँ पे लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीक रजवाना, साबिक गवर्नर है पंजाब के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्रम हमीद रहनुमा इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हसन अयूब खान, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार है। और पहले मैं कंफर्म कर रहा हूँ नाम, ये जो जर्नलिस्ट मती मुसाबे, मिस्टर मुसाबे, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर मती मुसाबे, कैन यू हेयर मी? Yes, I can hear you. Alaikum assalam wa rahmatullah. You are a journalist over there. Can you please tell us about the latest that is happening in Gaza and you know, Palestine? Mr. Mati, can you hear me? Yes, hello? Yes. Can you please apprise us about the latest developments at the Gaza Strip? Okay. Actually, I have no words to describe what is going on. The situation here in Gaza is so difficult and dire. As you know that for the 5th day in a row, Israeli occupation forces have been targeting and hitting Gaza Strip relentlessly. Because as you know that this comes amid the ongoing Israeli aggression targeting Gaza Strip since the 7th of October. So we are amid an unprecedented Israeli aggression that targets all areas in Gaza Strip. We have multiple Palestinian neighborhoods here in Gaza Strip were wiped off the map over those ongoing airstrikes and incursions. Till this moment, we have more than 1,500 Palestinians have been killed, in addition to more than 7,000 Palestinians have been injured so far, and this number is incrementally increasing and rising as the Israeli occupation forces keep targeting the Palestinian residential areas. Actually, all Gaza Strip is being hit by the Israeli airstrikes, and no place is safe in Gaza Strip. And this actually comes on one hand, and on the other hand, the situation, the humanitarian condition, and the humanitarian situation here in Gaza is severely deteriorating. As you know that since the first day
of that aggression, the Israeli occupation shut the Gaza crossings and prevented any entry of the basic needs, the water and the fuel, and the basic needs of the Gazans here in Gaza Strip, which actually means that Palestinian people here is in front of a real catastrophe. We are in front of a real humanitarian disaster over this kind of continuous shut of those crossings. The people here are actually deprived of their basic needs, and Gaza literally now is totally drawn in the darkness as there is no access to the electricity and the fuel. So Gaza is totally isolated from the external world, while the Israeli incursions are continued against the Palestinian residential areas. It's really unprecedented what is going on. Gaza is literally under a wide genocide committed by the Israeli occupation. We are slaughtered. The Palestinian, this war is literally waged against the Palestinian children. 70% of the Palestinian casualties so far are from the children and women and elderly. This is the real situation that is happening right now. Okay, Muti. Now, one thing is that we know that there will be no rest from it, because Netanyahu has committed on television that he's going to finish it once for all. So, how successful do you think is Hamas? And are they still fighting over there, or have Hamas been, countered? Yes, it's a matter of fact, and this is actually totally proved by the scenes coming from Gaza, that till this moment, the Israeli incursions and the Israeli strikes are targeting the Palestinian civilians. They are targeting the residential buildings, constructions, the infrastructure, the streets, civil facilities, mosques, the civil buildings. So these are the main targets of the Israeli occupation. Till this moment, there isn't any kind of targeting for the Palestinian capabilities or the capabilities of the Palestinian resistance on the ground, and actually, the Israeli occupation has nothing to do with the Palestinian resistance at this moment, and apparently the Palestinian resistance has its plans to any kind of any ground invasion. But generally, the situation is like this: that the Israeli occupation airstrikes targeting all Palestinian lands in Gaza Strip, the residential areas, buildings. And as you know, that there is no shelters here in Gaza Strip. We don't have any safe places for the people to hide inside or to have any kind of protection. Fair enough, but tell me one thing. Is it true that Hezbollah has also joined the attack? Is Hezbollah also attacking? No. There is no signs. There is no reports on the ground that Hezbollah takes part in this kind of ongoing aggression. What is happening right now is that the Israeli airstrikes targeting the residential areas across all Palestinian territories here in Gaza Strip. Now, Moti, I have to ask you a very important and painful question, because the world media is asking that again and again. Every time I watch CNN, every time I watch Sky News, and they keep on saying that Hamas people, they attacked the civilians over there, especially a dance party going on in some village in Israel, and they killed hundreds over there, including women and girls. Now, they are justifying their counterattacks based on that it was Hamas that started attacking the civilians first. Yes, let me say clearly and openly that nothing justifies this kind of mass killing practiced left, right, center against the Palestinian children, the Palestinian civilians who were asleep inside their houses while the Israeli occupation targeted and leveled to the ground their buildings and their houses over their heads. This is not justified, and this is totally
denounced by the international laws and legislations. This is a lame excuse for the Israeli occupation to mount and to raise the number of the Palestinian civilians in order to put more pressure on the Palestinian resistance, to twist the arm of the Palestinian resistance, as the Israeli occupation forces have nothing to do with the Palestinian resistance members. This is one hand. On the other hand, and the most important thing is that we cannot understand how those are civilians, those who came to the Palestinian lands, and they know that there are people here. They expelled the Palestinian people from their villages forcibly, and they constructed their settlements over the land of the Palestinian people. And those who were celebrating, even in that festival, they were soldiers, and they were participating in the activities of the Israeli soldiers. Everyone in the Israeli community is a soldier and is participating and taking part in the activities of the Israeli army. This is you wouldn't hear this in the mainstream media. I understood. Now the question is that Hezbollah, Hamas had given a threat that if civilian population are attacked, they'll start eliminating the Israeli prisoners of wars. Do you know of any casualty that has happened because of that? Yes, and actually the choice, and I mean, let me say that the Palestinian resistance actually operates inside or according to its values that prohibit the killing of the Palestinian the killing of any hostages. No, but they gave a press statement that they will. Yes, I mean that it's not an easy choice for the Palestinian resistance, but whenever there isn't any kind of respect for the Palestinians' lives, so I think all options will be available in front of the Palestinian resistance. I mean that whenever there is, let me say that insistence of the Israeli occupation or from the Israeli side to keep killing the Palestinian children and the Palestinian women and the Palestinian civilians, all options in front of the Palestinian resistance are available, I think. Right. Mr. Mutim Sahab, thank you very much for joining us from Palestine. Mutim Sahab और फ़लस्तीन के अंदर से ये हमें रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पे और हमें बता रहे थे कि लेटेस्ट क्या है वहाँ पे। खुरम उम्मीद रोकड़ी साहब, आपने सुना, रजवाना साहब आपने ही सुना। रजवाना साहब, पहले आपसे पूछूंगा, आप तो गवर्नर भी क्योंकि रह चुके हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है हमें क्यों इतना एफर्ट करना पड़ा? इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती हैं? देखिए, if you go back in the history, तो ये बहुत पुराना इशू है और अगर उस वक्त ये तमाम बड़ी, जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं, बड़े फिक्र, बड़े फख्र से, and we feel a lot of pride in saying Muslim ummah, the Muslim ummah being full of resources, full of influences, उन्होंने कोई रोल अदा किया होता तो ये मसला शायद कुछ हल पूरी तरह ना होता, तो कुछ नरमी हो जाती। अब जो ओप्रेस्ड हैं, ये ओप्रेस्ड पैलेस्टीन सिंस डेकेड्स, अब उनका रिएक्शन कहाँ तक आप रोक सकते हैं? As far as the killing of civilians is concerned from either side, nobody can support it. But रजवाना साहब का कनेक्शन में से कनेक्ट हुआ है, डिसकनेक्ट हुआ है। खुरम रोकड़ी साहब, रजवाना साहब से मैं पूछा था, अब आगे चलते हैं। 21 तारीख को आ रहे हैं मियाँ साहब वापस, आप भी जा रहे हैं एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने के? नहीं साहब जा रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं रोकड़ी साहब को देखने जा सकते हैं। रोकड़ी साहब को पूछ रहा हूँ। रोकड़ी साहब, आप हमारे साथ चलिएगा, हमारे साथ देखिएगा, हम तो मिलने जाएंगे, आप देखिएगा। क्यों जी रोकड़ी साहब, आपको क्या लग रहा है 21 को क्या होना है? क्या होना है, मुझे अभी तक इस चीज की समझ नहीं आ रही कि क्या होना है और क्या। आई yet have to understand this क्लैरिटी के साथ। तो इस चीज पे भी हैरान होता हूँ कि हम चीज़ों को उस डायरेक्शन में लेके क्यों जाते हैं जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उस पार्टी का जो सरबराह है वो अपने आप को पब्लिक या आमतुन्नास की नज़रों के अंदर डैमेज कर दे। ये दे हैव टू थिंक अबाउट दिस, इनकी पार्टी को।
दूसरा ये है कि कारकुन जो पार्टी का होता है उसका रवैया टोटली डिफरेंट होता है। वो अपने लीडर के लिए आएगा भी सही, जाएगा भी सही, लेकिन असल जो पोजीशन मैटर करती है वो उन तमाम पब्लिक की है, आमद-उन्नास की है, जो कि इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसकी बुनियाद पर वो मोहब्बत का जज्बा या अफेंड होकर उसके खिलाफ एक जज्बा अपने तारीख अपने अंदर पैदा करते हैं और फिर आगे इलेक्शन के अंदर जाके वो वोट देते हैं। मैं वैसे इस 21 अक्टूबर वाला जितना भी इन्होंने ये काम किया, मैं पॉलिटिकली इसको इनके लिए को फ़ायदा मंद नहीं देख रहा हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। और जिस तरीके से ये लेकर चले या चल रहे हैं, इनको पॉलिटिकली इससे एडवांटेज नज़र मुझे नहीं आता कि को होगा। क्यों रजवाना साहब, आपने खुद ही सुन लिया कमेंट, मैं सवाल क्या करूँ, जवाब दे दें। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बात ये है, रूपी साहब ने जो कहा उनका एक अपनी सोच है, बड़े सीजन्ड डेमोक्रेट हैं। बात ये है कि जो उनको इस्तकबाल करने जो लोग जाएंगे वो आवाम होगी, डेफिनेटली वो वोटर भी है। ये ज़रूरी तो नहीं कि पूरा पाकिस्तान ही चला जाए और हम कहें वो सारे हमारे वोटर हैं। तो उनके इस्तकबाल के लिए 4 साल के बाद आ रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। जो रोज़ की ये हालत है कि रोज़ के एक शहर में, हमारे मुल्तान शहर में रोज़ के 8-10 जलसे हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी ऑब्वियस वजह है। उसको आप इंडिपेंडेंटली देखिए कि वी वर वेटिंग सिंस लॉन्ग कि मियां साहब की सेहत ठीक और पाकिस्तान को तशरीफ लाएं। अब वो पाकिस्तान में हमारे लीडर आ रहे हैं, हमारी एक बड़ी पार्टी उसके लीडर आ रहे हैं, तो उनके रिसेप्शन के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद पार्टी में एक जज्बा जो है वो मजीद बढ़ेगा, नए लोग फूकेंगे और मियां नवाज शरीफ का जो असर और रसूख है, मियां नवाज शरीफ के साथ जो लोगों का लगाव है वो सामने। अब बात रह गई कि उसके बाद आने के बाद क्या असर होगा, अवाम क्या करेगी। डेफिनेटली अवाम से मुराद वो अवाम कि जो इस्तकबाल में तो नहीं होगी या मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, या कोई ऐसी अवाम जो इंडिपेंडेंट सोच की मालिक है, हालात को देखती है, उसके मुताबिक एक्ट या रिएक्ट करती है, उस अवाम पर डिपेंड करता है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। मैं तो इतनी सी बात करता हूँ। मैं आजकल 2 कंपैरिजन करता हूँ। ठीक है, हसन अयूब साहब, वेलकम टू खरा सच। आज 12 अक्टूबर है, आज वो दिन है जिस दिन मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था। आज आप समझे उस तारीखी दिन की एक बरसी है। अब 21 को मियाँ साहब आना चाह रहे हैं, 21 अक्टूबर को। 21 को अगर उल्टा कर लें तो वो भी 12 बनता है। तो आपके ख्याल में ओमन देखें, 21 को उल्टा करेंगे 12 बनेगा, 12 को उल्टा करेंगे 21 बनेगा। मुबशर लुकमान साहब, कभी आपने तंबोला खेला? जी रज़ा साहब, तंबोला खेला है? तंबोला अब बिल्कुल खेला भी है, खिलाया भी है। खिला तो रहे हैं अब तो आप खिला रहे हैं। हाँ, देखे ना। तो 21 अक्टूबर को आप इस आमद को कैसे देख रहे हैं हसन अयूब साहब? मुझे फरमा रहे हैं आप हसन अयूब साहब, वो मेन जो चीज होनी है वो 3-4-5 दिन पहले हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि मुतलका हाई कोर्ट से अब ये डिपेंड करता है, अभी तक रिवील नहीं कर रही जो लीगल टीम है मुस्लिम लीग नवाज की, कि वो कौन सी हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती जमानत अप्लाई करेंगे। ये बात क्लैरिटी से मैं बता सकता हूँ कि वो 3 से 7 दिन के लिए जो है वो अदालत से इस्तदा करेंगे और मोस्ट लाइकली जो है वो उनकी जो मेडिकल ग्राउंड्स थी जिसके ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने बाल जाने की इजाजत दी थी, वो अपनी जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स थी वो सारी की सारी जो ड्यू टाइम के ऊपर सबमिट होती रही है। और ये मुझे आज मालूम हुआ है। इससे पहले मैं समझ रहा था कि बहुत से लिंक शायद मिसिंग है, लेकिन जो अभी मेरी जो इस बात पर तसल्ली हो चुकी है कि तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो वक्त पर जो पीरियोडिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म था अदालत का वो जमा हुई है। तो इसलिए मिस यूज ऑफ बेल का सवाल अब पैदा नहीं होगा जो उनकी हिफाजती जमानत के लिए कम से कम। अब उसके बाद अब देखिए 21 अक्टूबर से पहले ही ये फैसला हो चुका होगा कि जो अगर वो लैंड करेंगे पाकिस्तान में तो क्या वो जेल जाएंगे, जेल यात्रा होगी, या वो उसके बाद जो है वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे। तो मोस्ट लाइकली 21 से अगर 3 दिन पहले निकाल लें तो 18 तारीख तक या 17 तारीख तक आपको और मुझे इस बात से बखूबी जो है आगाही हासिल हो चुकी होगी कि वो जेल जा रहे हैं या उनको हफ्ते की या 3 दिन की। आपके ख्याल में कहां जा रहे हैं? आपके ख्याल में कहां जा रहे हैं? आपके ख्याल में? मेरे ख्याल के मुताबिक जो ये मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट कराई है पीरियोडिक जो अदालत का हुक्म था। और देखिए दूसरा जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसको जो है अगर वो उन्होंने ये भी हुक्म था लाहौर हाई कोर्ट का
कि अगर वो रिपोर्ट जमा नहीं कराते तो उनकी जो है उनको उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू करना था। तो कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके में है कि किसी भी पंजाब हुकूमत में, चाहे वो परवेज इलाही साहब की थी या उससे कबल उस्मान बुज़दार साहब की थी, उन्होंने कोई रुजू किया हो लाहौर हाई कोर्ट से? मेरे इल्म में तो कम से कम ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अपना रोकड़ी साहब कि ये सारी बातें उस सूरत में अगर कोई मुलजिम हो, लेकिन अगर कोई कन्विक्टेड मुजरिम हो तो उसके लिए बातें लागू नहीं है। और जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन का ये कहना है कि जो मर्जी हो जाए हर हाल में जेल जाना पड़ेगा, और ये कुछ और लोगों का भी लीगल माइंड्स का एक ख्याल है। तो इतने स्ट्रॉन्ग वर्डेड मेरे ख्याल स्टेटमेंट्स आ नहीं सकती इतने सीनियर काउंसिल्स की अगर कानून में ये नुक्ता मौजूद ना हो जो मैं कह रहा हूँ। देखिए मुबशर जी, डिजर्टर एक टर्म इस्तेमाल होती है। किसी भी केस के अंदर उन्होंने आना था, उन्होंने एफिडेविट दिया, वो नहीं आए, जो भी रीजंस थी उसकी, उससे ज़्यादा मेरे लिए उससे ज़्यादा एक एथिकल कोड है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसके अंदर इंटेग्रिटी और पर्सनल कॉन्डक्ट या आपका जो पर्सनल बिहेवियर है वो ज़्यादा मैटर करता है। और आज जैसे अवेयरनेस है लोगों के अंदर और दुनिया की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और लोग जज करते हैं, तोलते हैं, वो जो तराजू है वो जो पहले बिल्कुल नहीं था और जुर्म को इतना जुर्म नहीं समझा जाता था, तो आज ये सोशल मीडिया इन तमाम चीज़ों के ऊपर सवालात होंगे और उनके जवाब कौन देगा। मेरे लिए ज़्यादा अहम है कि मैं ऐसा काम ना करूं या मैं जिसके साथ भी हूं उसको कोशिश करूं कि रोकूं कि उसके उस काम की वजह से उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो डैमेज होगी। क्योंकि लोग ये पसंद नहीं करते कि आप ने अदालत जाना है और अदालत जाने के बजाय आप जलसा करें, जुलूस करें और अदालत की उस चीज़ को चैलेंज करें या शो ऑफ पावर करें या दुकानें बंद हों और आप आके एक पैगाम दें कि हम आ गए हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने आप को फेयरली ट्रायल की तरफ लेकर जाएं और उस चीज़ को पहले फेस करें जिस बुनियाद पर आप इस मुल्क को छोड़कर गए थे। और तमाम सेन लोग या तमाम वो लोग जो चिढ़ते हैं इन तमाम चीज़ों से, इन एक्टिविटीज से, मेरे ख्याल में 21 अक्टूबर जो है उन तमाम लोगों को, ख़ास तौर पे जो 2 करोड़ नया वोटर है आपका और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे या मुतवस्सित तबका जो है वो इस चीज़ से अफेंड होगा। इस चीज़ से उनको कोई ऐसा यानी दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। रोकड़ी साहब मेरे साथ हैं, जो पार्टी के साथ रोकड़ी साहब मेरे साथ हैं, रिजवाना सन अयूब खान भी हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं हम। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। रफीक रजवाना साहब, ब्रेक से पहले खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब कह रहे थे कि इस तरह जो आप लोग कर रहे हैं इससे मियाँ साहब की पॉलिटिक्स हर्ट होगी। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? मैं तो बिल्कुल ही एग्री नहीं कर सकता। नुक्ता नजर है उनका। देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं एक बड़ी पार्टी के, 3 दफा वजीर आजम रहे और पार्टी में जो उनका मकाम है उसके बाद बाकी पार्टी लीडरशिप का मकाम, वो आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल, उनको रिसीव करना, उनसे इज़हार यकजहती करना, उनको रिसेप्शन देना, ये कोई मतलब है कि अनकॉल्ड फॉर है। These are the normal things in politics, in democratic system. इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जहाँ तक कई कानून की बात ये है, अभी मेरे सब कह रहे थे कि 2 करोड़ स्टूडेंट है उनको अच्छा नहीं लगे। मैं नहीं समझता कोई कर सकता है उनकी बात को, उनके फीलिंग्स होंगे। दिस इज ए कमेंट, इस एक कमेंट का मसला है। बाकी रही बात के वो आ रही और के बारे में अभी आपने हमारे दोस्त बयान का हवाला दिया। देखिए बात कि तारीख गवाह है, इसकी ज्यादा यादाश्त पे जोर देने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आप फिक्र पूरे पाकिस्तान को आ रही है आपकी आवाजें। इससे गंभीर हालात में जब मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा वाज ऑन द डेथ बेड, या नवाज शरीफ विद दैट डॉटर केम टू पाकिस्तान, दे स्टेड वेंट टू पटियाला जेल। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। वो कला अपनी कोशिश करेंगे कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए। खुदा ना खास्ता नहीं मिलती है, वकील है, मैं भी सीनियर वकील हूँ, नहीं मिलती तो यू विल हैप्पीली गो टू जेल एंड द लॉ। फिर वही बात है, कानून
का रास्ता इख्तियार करें, कानून जो रास्ता देगा। ये नहीं होगा कि उनको अगर गिरफ्तारी हो भी जाए तो ये नहीं होगा कि उनको पुलिस रेस्ट हाउस में रखा जाएगा, फिर बड़ी वीआईपी गाड़ी आएगी, फिर उनको कहेंगे जी फलां दरवाजे से आए, फिर तो सीयू भी होगा। ये नहीं होगा इस दफा, ये मैं समझता हूँ। इंसाफ के मुताबिक जो भी सलूक होगा नवाज शरीफ साहब के साथ होना चाहिए, हर शहरी के साथ होना चाहिए। अगर खुदा न खासा अदालत समझती है ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी प्रोटेक्टेड बेल, जो सजा की सस्पेंशन हुई थी, तो विल बी टेकन इनटू कस्टडी। Everybody is ready, and particularly Nawaz Sharif is ready to face any consequences of in this case when he comes back. कोई हमें घबराहट की जरूरत नहीं, हम कानून के पासदार हैं, कानून के मुताबिक चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उन्होंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा कराई है, सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट लीगल एक्सेप्शन कि अदालत में क्या होता है। बाकी ये जमहूरियत का हिस्सा साहब, आप बीच में बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं पूछ रहा था रफीक रजवाना साहब, कुछ ये बात तो रिवील कर दें कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं फांसी जमानत के लिए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं, तो इस मुताबिक तो आप बता ही नहीं रहे। जी मुझे आवाज आपकी सही नहीं लगी। वो कह रहे हैं वो किधर रुजू कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, मेरे इल्म में नहीं है कहाँ रुजू कर रहे हैं, बहरहाल अदालत से रुजू कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा, तो बेहतर है कि सिंध हाई कोर्ट से करें ताकि आप लोगों को वो दौरानिया उतना मिल जाए, फिर आप मीनार पाकिस्तान पे जलसा भी कर लेंगे और फिर आप रिपोर्ट भी कर लेंगे। दौरानिया देखेंगे इस तरह के प्रोटेक्टिव बेल में हफ्ते, एक दिन का, 2 हफ्ता मिनिमम हफ्ता तो मिल ही जाता है, नहीं 4 दिन भी मिल जाता है। मुलजिम को मिलता है सर, मुजरिम को नहीं। रजवाना साहब, आप इतने सीधे वकील हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही ये बात? तो हजूर बात ये है, सुनिए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई है, बेल की एक किस्म है, बेल की एक किस्म है, प्लीज। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, उसका ऑर्डर है, सस्पेंशन खत्म नहीं हुई, बेल जो दी थी उसमें वो पेश नहीं हुए वक्त पर, तो उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। तभी उनको कोर्ट ने एब्सकॉन्डर कह दिया ना, तभी उनको इश्तिहारी कर दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? मुबशर साहब, मैं बिल्कुल इश्तिहारी वाला स्टेटस है ना उनका। मुबशर साहब, इश्तिहारी वाला स्टेटस है, कन्विक्ट वाला स्टेटस नहीं है इस वक्त। इश्तिहारी जैसे सलमान शहबाज थे, ये वही स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब। रजवाना साहब को बात खत्म करें। मुबशर साहब, मैं इसमें नहीं बोल रहा। जी जी, लेट मी कंप्लीट जी। देखिए बात ये है, कभी बेल या सस्पेंशन आदमी उसकी हाजिरी में उसको सजा हो जाती है और वो एब्सकॉन्ड मिल जाता है, उसका फैसला होता है whether this the sentence has already been suspended. अच्छा चलें आगे चलते हैं। रोकड़ी साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है मेरा आपसे, बड़ा ही अहम सवाल है। जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बहुत ठंडा पानी फेंका है नून लीग के सपोर्टर्स के ऊपर और वो बेचारे अपना कांप गए हैं सारे। अब 19 तारीख को जो जजमेंट आ रही है वो गालिबन आएगी कि ताहयात नाअहली है या 5 साल की। फ़र्ज़ करें अगर अदालत जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जजमेंट को आप होल्ड कर देती है ताहयात नाअहली की, तो उस सूरत में आपको सियासी टेम्परेचर क्या लग रहा है रोकड़ी साहब? देखें, ताहयात नाअहली वाला जो चैप्टर है ये मौजूद था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनकी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी इस तमाम मूवमेंट को डेवलप करना चाहिए था। अब इन्होंने खुद इतनी हाइप दे दी इस तमाम चीज़ को कि 19 को अगर जो आता है ताहयात नाअहली वाला, तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो होगा वो इस पार्टी का ये वाला बयानिया होगा कि द पर्सन इज़ कमिंग बैक टू सेव पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं कहूँ मुबशर जी के पब्लिक जो है वो इस क्या एक्सेप्टेंस है पब्लिक में इस तमाम बयानिए की? मैं समझता हूँ कि पब्लिक में इस बयानिए की एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या पर्सनैलिटी की एक्सेप्टेंस उस तरह से है जिस तरह से बताई जा रही है कुछ लोगों की तरफ से या पार्टी की तरफ से? हाँ, कारकुनों में डेफिनेटली होगी एक सर्टेन लिमिट में, लेकिन पब्लिक में वो एक्सेप्टेंस भी नहीं है। ये बहुत बड़ा दौर गुजार चुके हैं ये लोग, और उस दौर के गुजारने के बाद आज उसकी एक्सेप्टेंस या इतना आप कहें कि लोग जज्बाती तौर पर कबूल कर रहे हैं, तो कोई कबूल नहीं कर रहा। इस ताहयात नाअहली वाली जो चीज़ है वो तो मौजूद है,
और जब वो इंडोर्स हो जाती है तो आई थिंक कि बहुत बड़ा डैमेज होगा इस पूरी के पूरे नैरेटिव को, ये जो डेवलप हो रहा है, और उसका जो वर्कर है वो डिमोरलाइज होता है। अब उसको कैसे ये स्टेबलाइज करेंगे, कैसे उसका अगला तोड़ करेंगे, किस तरीके से उस तक जाएंगे, ये इस पार्टी का बहुत बड़ा इनके लिए एक चैलेंज होगा जो आने वाले दिनों में नजर आता है। राइट हसन अयूब, प्रॉब्लम यह है कि आज आपने देखा फैसलाबाद के मनाजर देखे कि जहाँ पे बच्चों को अरेस्ट किया गया था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उनको क्योंकि मियाँ साहब की तस्वीर के ऊपर वो ख्याल गलत कर रहे थे। मैं उससे तो नहीं एग्री करता, लेकिन बहरहाल अरेस्ट हो गए वो। तो आपको मैं बताने की ज़रूरत है कि जब मियाँ साहब आएंगे तो टेम्परेचर किधर होगा, और फिर जहाँ पे अभी आपको इस मुल्क में थोड़ा सुकून नज़र आ रहा है, डू यू थिंक इट कैन erupt into street arguments? देखिए, ये तो जब मियाँ साहब आएंगे तो उसके बाद ही वो क्या शेप अप होते हैं, जो हालात है वो किस सिर्फ में जाते हैं, ये तो वक्त साबित करेगा। अब देखिए, चैलेंज ही उनके लिए ये है कि क्या वो जहां पर उनकी जमात खड़ी है, मकबूलियत उनकी काफी नीचे आई है 16 माह की गवर्नमेंट के बाद, मुश्किल फैसले किए हैं, महंगाई किया, IMF की जैकेट के अंदर मुस्लिम लीग नवाज और PDN को आना पड़ा, और उसकी वजह से जब महंगाई हुई, और सबसे बड़ा आजकल जो आपके लिए मसला है, पहले किसी जमाने में बिजली था, ये था, वो था, आज लोगों का किचन जो है ना वो चलाना मुश्किल हो चुका है। जब किचन से जो मार पड़नी है मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को, PDN की तमाम जमातों को, वो उनको अभी शायद इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़े लीडर आ रहे हैं, 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं तो फिर तो यही उनकी जो है वो लीडरशिप होगी, और अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाते तो फिर यकीनन उनकी नाकामी होगी। लेकिन इसके हवाले से वक्त से पहले मैं कोई क्या सराय नहीं कर पाऊंगा। कबल वक्त बात करना जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक मुनासिब नहीं है। उन्होंने उम्मीदें हैं, मतलब उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी कैरी भी कर रही है, लेकिन अपनी पार्टी को यानी अगर 20 से उठाकर वो 50 पर ले जाते हैं मकबूलियत पर, या 20 से उठाकर 60 पर ले जाते हैं, तो उनके लिए तो विन विन है। क्योंकि पंजाब में तो अभी भी उनके मदे मुकाबले जो जमात है वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, और वो जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लोग तो तितर बितर हो चुके हैं। तो बाकी मुकाबला लेकिन को माने या ना माने उसके वोटर तो तितर बितर नहीं हुआ ना हसन, वोटर तो वहीं पे है, लेकिन उम्मीदवार तो होना चाहिए। यानी मैं इस्लामाबाद के 3 हलकों में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी रोकड़ी साहब, सर बात यह कि पब्लिक का जो सेंटीमेंट है वो प्रो नहीं है इनके। पब्लिक जो इवन जो वोट पड़ा 2018 के अंदर, वो वोट की एक बड़ी रीजन ये थी कि वो इन शख्सियात से और या इनके जो नैरेटिव था इनसे आजिज आ चुके थे और वो इनसे तंग थे। वो जो ये वाला जो जज्बा है या ये वाला जो रवैया है ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मुझे नज़र ये आ रहा है जो आपने क्वेश्चन किया हसन से कि क्या उसको चैलेंज करेंगे लोग इस चीज़ को। आई थिंक के जो नौजवान हैं या जो मैसेज हैं उनमें से एक चैलेंज की सूरत में आएगा रिपल्शन में, और इसको रिपल्सिव बिहेवियर के साथ इनकी वापस आने को मुझे तो ये नज़र आ रहा है। जी मुबशर रिजवाना साहब, बड़ा मुश्किल हो जाएगा वैसे, आप अभी तक पब्लिक परसेप्शन यही है जो बात कर रहे हैं रोकड़ी साहब। रिजवाना साहब आ रही है आपको? रिजवाना साहब का पुअर सिग्नल आ गया। अब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं ताकि फिर उनसे भी कनेक्ट कर लेंगे और उनका ज़रूर इस पर जवाब सुनना है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात नहीं सुन सके थे रफ़ीक रजवाना साहब की, उनका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया था। देखते हैं रजवाना साहब, आप मेरे साथ हैं अभी आप कुछ कह रहे थे और बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आई एम ग्रेटफुल। तकरीबन अच्छी बातें करते हैं, आप सच की बात जितनी भी करते हैं, बहरहाल अच्छी बातें करते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच। रजवाना साहब, ये मुझे बताएं कि वो आप खुश हैं कि पाकिस्तान के हाई कमीशन जो हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी और कमर्शियल अटाशी, वो मियाँ साहब को हीथ्रो से सी ऑफ करने गए थे? ये तो बिल्कुल प्रोटोकॉल में है कन्विक्टेड आदमी को सी ऑफ करना है, सर कोई इशू नहीं है। देखिए, कन्विक्शन से
आप क्या समझते हैं कि he was never the Prime Minister of Pakistan? नो नो नो। तो उस हिसाब से दिया है। सुन ले मेरी बात। और उसको अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हैं तो उन्होंने अपने किसी नॉर्म के मुताबिक दिया होगा। मैं अपनी एक असेसमेंट आपको बता रहा हूँ कि मैं हैड बीन द फॉरेन मेंबर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी इन सेनेट ट्वाइस। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। मेरे ख्याल में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो मेरा काम करता है, बिकॉज ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थराइस, उस हवाले से दिया होगा। अब कन्विट करने वाली बात, वो सारी बात सही बात है, सही कह रहे हैं। या मैं भी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, खामखा में टाइम वेस्ट हो रहा है इससे, मेरी बातों से। सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। हसन अयूब साहब, आप लोग अपना बिल्कुल, आप मुझे गलत साइड पर डाल देते। हसन अयूब साहब माजरत के साथ, जब मियाँ साहब जा रहे थे तब उनको नहीं प्रोटोकॉल मिला था, जब आ रहे हैं तब मिल रहा है। तो जाते हुए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर है ना 3 टाइम। नहीं, उस वक्त उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था, शायद उनको उसके बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा हो गया था। अच्छा, अब जो कहानी बताई जा रही है मुबशर साहब, मुझे बताई जा रही है कि डॉक्टर फैसल साहब लेबर पार्टी की किसी कॉन्फ्रेंस में हीथ्रो के पास किसी फंक्शन में मौजूद थे। उन्हें पता लगा कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं, उनको सी ऑफ करने के लिए वहीं से करीब से ही, यानी हीथ्रो एयरपोर्ट के पास ही वो चले गए और उन्होंने उनको सी ऑफ कर दिया। अब ये तो बात बताई जा रही है जो, और बयानिया भी दिलवा दिया उन्होंने, कह दिया ना कि बयानिया भी जरा चेंज कर लीजिएगा, इसको मईशत पे गौर करिएगा। ये पूरा एक्सप्लेन करके आ गए थे। जी, वो भी बता रहे थे, लेबर्स के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी वो बात कर रहे थे। आपने वो वीडियो तो सुनी होगी जी। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि ये सब क्लियर इंडिकेशन कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और भरपूर ताकत के साथ आ रहे हैं। और एक चीज है कि कोई रुकावट उनके रास्ते में नहीं होगी। ये तो एक इंडिकेशन है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अगर अभी भी हम ये समझ ना सकें, भाग जाते हैं, फिर अब यही कर सकते हैं अब तो फिर भाग जाते हैं। हम तो बहुत ही मासूम लोग हो गए। बिल्कुल। रोकड़ी साहब, आप कितने मासूम हैं? सर, जो इस सवाल पे ये है कि प्रोटोकॉल जो कोड है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक क्या चीज दुरुस्त है, क्या चीज गलत है, ये रिटर्न है हर चीज। अब इस चीज को कभी भी ना इंडोर्स किया जा सकता है, अगर वो गए वहां पे उनको छोड़ने के लिए, ना उसकी पजीराई की जा सकती है, ना इस चीज को सराहा जा सकता है। अगर ये हुआ है, ना जस्टिफाई किया जा रहा है। अगर ये हुआ है और जिस तरह से कहा जा रहा है तो ये हुआ है। इस चीज को कोई भी इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, ये गलत है अगर ये हुआ है। जी सर, ठीक है ना। अब चलते चलते रजवाना साहब, 1 मिनट है आपके पास, अगर आपने नाजरीन से कोई बात करनी है। मेरी तो बात ये है कि नाजरीन पाकिस्तान के करें, जो जमात अच्छी लगती है उसको देखें। इतना जरूर कंपैरिजन करें कि जितनी जमातों की हुकूमतें रही हैं उनमें से बेटर परफॉर्मेंस, आई विल नॉट से द बेस्ट, बेटर परफॉर्मेंस किस जमात की थी, खुद फैसला करें। और कौन सा दौर। रजवाना साहब, मुझे इजाजत दे तो मैं भी वोट दे दूं। 1 मिनट का मेरा तो 1 मिनट आप मुबशर लुकमान साहब, वो आपका और मेरा टाइम एक ही है ना, मेरा और आपका टाइम एक ही है। मेरा वोट परवेज मुशर्रफ के पास है। मैं समझता हूँ परवेज मुशर्रफ ने बड़ा काम किया था। कह रही अपनी अपनी सोच है। नहीं, आपकी सोच है, जो आमिर है उसको आप तारीफ कर रहे हैं तो। और सर, सारे ही आमिर है हमारे पास, आमरा है या आमिर है, दोनों है। हसन अयूब, वेरी क्विकली, इलेक्शन हो रहे हैं टाइम पे सर, इंशाल्लाह टाइम पे होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह होंगे। हम रिजवाना साहब, एक सेकंड। रोकड़ी साहब, इलेक्शन टाइम पे होंगे? जी सर। कब है टाइम? सर लग रहा है अब जैसे चीजें चल रही हैं तो लग रहा है कि इलेक्शन होगा सर। यानी मियाँ साहब के आने की वजह से आप कह रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। किसी भी शख्सियत के साथ मशरूत होना ही गलत है, और किसी भी पॉलिटिकल आदमी को ये बयानियां देना ही नहीं चाहिए, ना ये बयान देना चाहिए कि फलां के साथ। इलेक्शन कमीशन के साथ हम पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं कि हम उनके कवायद और उनके जवाबित और इलेक्शन डे को हमने मानना है। इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है हमारा। क्यों जी? लेकिन इलेक्शन नजर आ रहा है, मुबशर साहब जरूर मौजूद है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। और मौलाना साहब एक एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मिले थे और उन्होंने इस हवाले से बात भी की कि बर्फ पड़ी होगी, जनवरी का इलेक्शन है, तो जो है वो लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं पहाड़ी इलाकों से। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद इंतखाबात जो है वो जनवरी 28 को हो जाए। ठीक है। रफीक रजवाना, खुर्रम अमीर रोकड़ी, हसन अयूब खान और जनाब मती मुजदा मिसबा,
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज के शो में हमें ज्वाइन किया। चलते चलते आपको बताऊं कि परसों पाकिस्तान इंडिया का मैच है। सारे मुझे कहते हैं कि कौन जीतेगा, सारे पूछते हैं, तो मैं उनको कहता हूं भाई दिल तो कहता है पाकिस्तान जीतेगा और दिमाग कह रहा है इंडिया की टीम बड़ी टफ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छा करे और पाकिस्तान को खुशियाँ दिखाए। अल्लाह हाफिज़।